Given an opportunity, I would like to change 3 things in my life. अगर मुझे मौका मिले तो मैं 3 चीज़ें बदलना चाहूँगा. A message of recovery. Write a message for yourself for your recovery. तो आप में से कितने लोगों ने ये वाली डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है कि हम लोग एडिक्ट कैसे हो जाते हैं? दीपेंद्र, तुमने कब किया है? एनए की. हाउ वी गेट एडिक्टेड, व्हाट इज़ द साइंटिफिक बेसिस कि हमारा ब्रेन ऐसा है और हम यहाँ बैठे हैं? बहुत ही एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जो भी लोग यहाँ पे आते हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं. अगर छोड़ना है तो हमें खुद को छोड़ना है. हम सब क्या कहते हैं, भाई अगर मुझे क्विट करना है तो ये तो मेरा डिसीज़न है ना, कोई मुझे फोर्सफुली तो करा नहीं सकता है. या जेल में बंद करके रखा हुआ है आपने, ऐसी क्या आफत आ गई, मैं अपने घर में भी तो छोड़ सकता हूँ. या बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ये भी फीलिंग आती है कि डॉक्टरों के ट्रीटमेंट की तो कोई रोल नहीं है, एंड सो ऑन. एंड ये चीज़ें बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क हैं कि ये एडिक्शन का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए. नो इन अनदर वे, क्या एडिक्शन एक बीमारी है, और अगर ऐसा है तो क्यों है? लिख लो क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नींद की गोलियों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, एंड दैट ऑल्सो वी आर टेकिंग एज एडिक्शन. Is it a disease or no? It's not a disease. It's our choice. Overuse of medication or substance, is it a disease? If yes, why? When it is a disease? And why we develop this disease? For whom it is a disease? बाकी लोग लेते हैं तो उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता है, हम ही क्यों कहते हैं? नशा करना कब बीमारी बन जाता है? सब्सटेंस यूज व्हेन इज लेबल्ड एज ए डिजीज. और ओवर यूज ऑफ स्लीपिंग पिल, व्हेन एंड व्हाई इट इज ए डिजीज. डू यू रिक्वायर ए ट्रीटमेंट और यू रिक्वायर ए पनिशमेंट? डू यू रिक्वायर ए ट्रीटमेंट, क्या आपको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या आपको एक पनिशमेंट की ज़रूरत है? आपको एक इलाज की ज़रूरत है या आपको एक पनिशमेंट की ज़रूरत है, और क्यों? वाई? कैन यू कंज्यूम इन द फ्यूचर like a normal person or not, and why? क्या आप फ्यूचर में एक नॉर्मल आदमी की तरह से सेवन कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या आपकी फैमिली ओवर रिएक्ट कर रही है या ये इलाज की आपको ज़रूरत है? इस फैमिली ओवर रिएक्टिंग और यू रिक्वायर दिस ट्रीटमेंट? आप लोगों के थॉट्स, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, आप में से कौन जना अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेगा? तो हम लोगों ने पहला डिस्कस किया है कि क्या ये इज इट ए इलनेस, whether we should get a treatment or punishment. फिर क्या था?
तो मुझे लगता है, देखो मुझे 30 साल हो गए, मुझे शायद 15 साल लगे ये एक्सेप्ट करने में कि किन लोगों को बीमारी है और किन लोगों को सोशल ड्रिंकिंग है। तो हमारे पास 2-3 इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। पहली सिचुएशन तो ये है कि कोई जना ओवर यूज कर रहा है, एक्सेसिवली कर रहा है। वेदर इट्स टैबलेट और वेदर इट्स सब्सटेंस, वो बार बार ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर, एंड उसकी वजह से हमारी लाइफ को एंडेंजर हो रहा है। लाइफ जो है वो डेंजर में फंस जाती है, खतरे में। दूसरा, हमें कोई इलनेस हो गई है और फिर यूज़ कर रहा है। मतलब जैसे किसी का लीवर ख़राब हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गया, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, किसी को फिज़िकली प्रॉब्लम हो गई, और डॉक्टर ने सजेस्ट किया भाई आपके लिए ये सेफ नहीं है। नाउ तीसरा, जेन्युइन बायोलॉजिकल कोई डिफ़िकल्टी है, जैसे कॉमनेस्ट है नींद ना आना, और उसके लिए हम बगैर डॉक्टर की कंसल्ट के यूज़ कर रहे हैं या एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, और वो है कि जो सबसे ट्रिकी और मोस्ट डिफ़िकल्ट है ना, वो ये है कि हमारा नशा करने के बाद व्यवहार में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम झगड़ा कर रहे हैं, अपने को ख्याल नहीं रख रहे हैं, घर वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी बात को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नाउ दिस बिहेवियर चेंज इज़ द बिगेस्ट रीज़न वेयर मोस्ट ऑफ यू कम हेयर। आप में से अधिकतर लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? बिकॉज नशा करने के बाद, सब्सटेंस लेने के बाद उनके व्यवहार में चेंज आ जाता है। सो एक नॉर्मल बिहेवियर के मुकाबले उनका बिहेवियर अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। नाउ ये डिफरेंट बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न रहता है कि उन्हें यहाँ तक आना पड़ता है। Now, lot of time a behavior change take a shape of a illness or mental illness। जैसे हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को बाइपोलर डायग्नोसिस बनाना पड़ता है, स्किज़ोफ्रेनिया बनाना पड़ता है, कुछ लोगों का ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है तो अर्ली डिमेंशिया जैसा बनाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये व्यवहार जो बदलता है वो मेजर रीज़न होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों को जो हम डिज़ीज़ कह रहे हैं वो क्वांटिटी नहीं क्वालिफायर है कि आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत सारे लोग ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत लेते हैं, मगर आपके व्यवहार में उस थोड़े बहुत से भी चेंज आने लगता है, एंड दैट टेक ए शेप ऑफ ए मेंटल इलनेस। सो यू आर हेयर बिकॉज आप आइदर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, और आपको कोई शारीरिक मानसिक बीमारी और यूज़ कर रहे हो, और आपको कोई जेन्युइन रीज़न था, दर्द था, बॉडी टूट रही थी, कोई और परेशानी थी, मगर आप इस्तेमाल करने लगे और आपने डॉक्टर से सलाह नहीं करी। मगर जो सबसे प्रोमिनेंट कारण रहता है वो रहता है कि व्यवहार में बदलाव आने लगता है और हमारा व्यवहार बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। टू द एक्सटेंट कुछ लोगों को मेंटल इलनेस भी डेवलप हो जाती है। अधिकतर लोगों को तो ऐसा होता है कि जब वो नशा बंद कर देते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं, मगर कुछ लोगों को तो इवन ये एक मेंटल इलनेस की शेप ले लेता है एंड लॉन्ग टर्म क्राइसिस हो जाती है। उनकी लाइफ ठीक ही नहीं हो पाती है, उनका ब्रेन वापस हील नहीं हो पाता है।
नाउ ये क्लियरली WHO ने डिफाइन किया कि इलनेस है। और क्यों डिफाइन किया? WHO ने क्लियरली इसलिए डिफाइन किया बिकॉज क्लियर देखा उन्होंने, पिछले 80 सालों से ऑब्जर्व कर रहा है WHO, और उन्होंने क्लियरली देखा कि हर नशा करने वाला इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहा है, केवल कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। 1 to 3% पॉपुलेशन को केवल प्रॉब्लम आ रही है, बाकी 97 to 99% लोग अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं। और इन 1 to 3% को प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए WHO के क्लियर क्राइटेरिया बनाए गए, क्लियर चीज़ें बनाई गई, और उन चीज़ों को डायग्नोसिस करके तभी एक ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब जो एक मज़ेदार चीज़ थी ना, वो ये थी कि डायग्नोसिस बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ये सिंड्रोमल डायग्नोसिस होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। केवल नशा करना प्रॉब्लम नहीं है, मगर उन्होंने 7 पॉइंट दिए कि इन 7 पॉइंट में से अगर आपके 3 पॉइंट भी फुलफिल होते हैं, तो ऐसा नहीं है हर जने के वो 3 पॉइंट ही प्रूव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम में से एक जना है वो हफ्ते में एक बार कर रहा है। जैसे मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं मैक्स अस्पताल में, वो क्या करते हैं, मंडे टू फ्राइडे खूब अच्छे से काम करते हैं मेहनत करके। फ्राइडे शाम को एक बॉटल खरीद के लाते हैं पूरी, और वो पीना चालू कर देते हैं। सैटरडे की छुट्टी रखते हैं, फ्राइडे रात से सैटरडे दोपहर तक पीते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर संडे सुबह उठते हैं और क्लीन हो जाते हैं, मंडे से फिर काम पे चले जाते हैं। या कुछ लोग हैं, उन्होंने मैंने चैलेंज करने के लिए कहा जी 3 महीने छोड़ दो, उन्होंने 3 महीने छोड़ दी, मगर 3 महीने के बाद जब दोबारा से पी फिर वही हाल हो गया। नाउ इट्स ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव फेटल लाइफ लॉन्ग डिजीज। मतलब अगर आप कभी भी इस्तेमाल करोगे, इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 1 डिकेड, इट कैन बी 5 डिकेड, 50 साल के बाद भी आप इस्तेमाल करोगे तो आपका ब्रेन उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और आप फिर उसी तरह से बिहेवियर कर रहे होगे। एंड वो डायग्नोसिस का बेसिस सिंड्रोम है। हो सकता है 7 में से 3 लक्षण बदल जाएं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें उनको फुलफिल कर देंगे। अब हमारे मन में ये बार बार ऐसा ख्याल आता है कि कोई भी जना नशा करे तो ऐसा हो जाता है, और ये मैंने हजारों लोगों के साथ टेस्ट किया और मैंने खुद अपने ऊपर टेस्ट किया कि मैं एडिक्ट क्यों नहीं हूँ। एंड देयर वॉज क्लियर ब्लैक एंड वाइट, कोई इसमें शेड्स ऑफ ग्रे नहीं था कि कोई कंफ्यूजन है। ये समझने में मुझे 10 साल खुद को लग गए कि ये एडिक्शन क्या है और सोशल यूज़ क्या है। उसमें कोई मिक्स एंड मैच बिल्कुल नहीं है। इट्स क्लियर डेफिनेशन कि ये एडिक्शन है और ये सोशल यूज़ है। आप लोग सोशली यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो पक्का फंस जाओगे, फिर से आपका बिहेवियर चेंज होगा, फिर से ट्रैप हो जाओगे, और थोड़े बहुत वाली कैटेगरी में चांसेस हमारे बहुत ब्लीक हैं, और अगर आपने कोशिश की तो सूनर और लेटर ट्रैप हो जाओगे। अब एक और मज़ेदार चीज़ हो गई है, ये जो मेंटल इलनेस है ना, इट्स सेल्फ बिकमिंग ए प्रॉब्लम फॉर अस। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो अब यूज़ नहीं करते हैं, अब नशा नहीं करते हैं, मगर उनकी मेंटल इलनेस जो शायद नशे की वजह से चालू हुई थी या अदरवाइज हुई थी, वो अब इट सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम बन गई है। नाउ दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन।
हमें भी नहीं समझ पाते हैं कि ये मेंटल इलनेस की वजह से नशे का ज़्यादा प्रकोप हुआ या नशे की वजह से मेंटल इलनेस हुई। बट आज जो साइंस कहती है वो ये कहती है कि आपको दोनों का इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट करना। आइडियली यस, यू नीड ट्रीटमेंट, बट डेफिनेटली इंडिया के एक्ट में तो आपको पनिशमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ड्रंक ड्राइविंग करी और एक्सीडेंट कर दिया तो आइडियली अगर आप बीमार थे तो आपको इलाज होना चाहिए, मगर यहाँ तो पनिशमेंट मिलेगा। सो बट देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज वो क्लियरली डिफाइन करने लगी हैं और मेंटल इलनेस या एडिक्शन के पेशेंटों को सोशल वर्क के लिए, थेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए फोर्स करने लगी हैं। जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट यूएस से आते हैं जिनके लिए ये कंपलसरी है कि आप 100 आवर की काउंसलिंग करोगे। नाउ देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे ये कंपलसरी हो रहा है कि ट्रीटमेंट के लिए ये करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि फैमिली बेचारी खुद ही कंफ्यूज रहती है, दे आर नॉट वेरी श्योर कि क्या राइट अप्रोच है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज ये डिजीज़ का आउटकम बड़ा ही पुअर है। नाउ द ट्रीटमेंट डज नॉट कम विद द गारंटी। क्या है प्रॉब्लम? कहाँ पे कि ये इलाज कोई गारंटी के साथ नहीं आता है। एंड देयर आर टाइम्स डॉक्टर सेज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, इट्स हिज लक। क्या बोल देता है? सो फैमिली बेचारी खुद ही कंफ्यूज्ड होती है कि डंडा मार के इलाज करें, प्यार से इलाज कराएं, या घर में बंद करके डंडा बरसाएं, या इसको इग्नोर कर दें। और ये कंफ्यूजन बार बार चलता रहता है कि हाउ दे शुड रिएक्ट और वेदर दे शुड गो फॉर ट्रीटमेंट। इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज बिकमिंग लिटरली वॉलंटरी। क्या हो रहा है डेवलप्ड कंट्री में? ये लोग, डॉक्टर नहीं तय करता है, रादर पेशेंट खुद तय करता है कि उसे इलाज कराना है या नहीं कराना है। बट अगर कोई बार बार इसमें फंस रहा होता है तो सोसाइटी उसको डिफरेंट तरीके से पिनलाइज करती है या पनिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको जज सेंटेंस कर देता है कि आपको 6 महीने तक अंदर ही बंद रहना पड़ेगा। नाउ डेफिनेटली ट्रीटमेंट इज ए गुड ऑप्शन, बट देर इज लॉट ऑफ हेल्पलेसनेस और क्राइसिस। अभी ये क्लियर नहीं है और फैमिली बेचारी बहुत परेशान रहती है। बट ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट वेयर फैमिली इज इक्वली पार्टिसिपेटिंग इज द बेस्ट अप्रोच। क्या बेस्ट अप्रोच है? कि फैमिली भी इक्वली पार्टिसिपेट करे। सो द ट्रीटमेंट डज नॉट मीन इट्स ए पेशेंट ट्रीटमेंट, it should be more like a family treatment। और अगर फैमिली ट्रीटमेंट होता है तो उसी में बेस्ट चांसेस हैं सक्सेस के। नाउ डेफिनेटली हमारा माइंड, जो कि ऑलरेडी नशा करने से डैमेज हो गया है, वो कंफ्यूज्ड है। उसको खुद ही नहीं क्लियरली समझ में आता है कि मैं बीमार हूँ या मैं नाटक कर रहा हूँ या मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए। वो खुद ही बेचारा परेशान रहता है। एंड दैट्स वेयर इज़ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। जो मेंटल इलनेस और सब्सटेंस यूज़ के ट्रीटमेंट का सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि हमारे ब्रेन को ही मैसेज देना है अबाउट आवर रिकवरी, एंड हमारा ब्रेन ही डैमेज हो गया और डिसफंक्शनल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर में आपने डायग्नोस्टिक रन किए, मगर कंप्यूटर खुद ही उसकी हार्ड ड्राइव डैमेज थी। सो विल इट बी एबल टू गिव द राइट आंसर? नाउ आई फील
your point of view about illness has to be at the moment where you have a complete recovery, or you should take help of the other professionals or family member to decide about your course of outcome. हमारी बीमारी के इलाज के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली और डॉक्टर की बात सुनना चालू करो, बिकॉज हमारा ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है, हमारा ब्रेन ही डिसफंक्शनल है। और जब हमारा ब्रेन ही डिसफंक्शनल है तो हम अपने अच्छे बुरे का सही फैसला कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली फ्रीडम तो इस दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है। क्या है? फ्रीडम तो हर जने को बेहिंतहा मोहब्बत है, हर जना अपनी मर्जी से जीना चाहता है। एंड वी आर इन ए डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, कोई हम डिक्टेटरल वर्ल्ड में तो है नहीं। सो सब जने फ्रीडम तो चाहते हैं, बट फ्रीडम कम एट ए कॉस्ट। एंड हम लोगों को या तो फ्रीडम की प्राइस पे करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज somebody else will take your decision। क्या होगा? अगर आप फ्रीडम को ठीक से वैल्यू नहीं कर पा रहे हो तो आपकी जगह कोई और डिसीजन लेगा। अब हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो एक ये बड़ी मज़ेदार सी एक्चुअल लाइफ इंसिडेंट्स है जो आपको सुनना शायद ज़रूरी और हेल्पफुल होगा। एक मेरा पेशेंट आया यूएस से, न्यूयॉर्क में रहता था, और उसके माँ बाप यहाँ से गए उसको लेने के लिए। जेन्युइन है, संजय नाम था पेशेंट का। माँ बाप बेचारे बड़े हेल्पलेस हो गए उसको देख के। वो एक बॉटल लेके आता था अल्कोहल की और नीट पी जाता था। लगता था जैसे वो नशे के लिए नहीं पी रहा है बल्कि मारने के लिए अपना आप को पी रहा है। एक दो दिन तक पीता रहता था, माँ बाप दुखी हो जाते थे, उनको कोई और रास्ता नहीं दिखता था, 911 पे फ़ोन कर देते थे, पुलिस को बुलाते थे, पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती थी, अस्पताल में रखते थे, 72 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रहता था, उसको एनकरेज किया जाता था कि तुम एक लॉन्ग ट्रीटमेंट ले हो, बट वो नहीं मानता था क्योंकि उसकी तलब इतनी ज़्यादा होती थी कि वो वापस आ जाता था। फिर 2-3-4 दिन में वही दोबारा से स्टोरी रिपीट होती थी और माँ बाप ऐसे करीब 45 दिन तक उसके साथ स्ट्रगल करते रहे और वो करीब 15 बार इस टाइम में 3-3 दिन के लिए हॉस्पिटल गए। फाइनली वो उसको किसी तरह हवाई जहाज में बैठा के माँ बाप खड़े होके आए, दारू पिलाते पिलाते इंडिया तक ले आए और एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल आए। मेरे यहाँ रहते रहते न्यूयॉर्क लीगल सिस्टम का $99,000 का उसको बिल आया, बिकॉज दे सेट कि एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, बट अगर आप अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो ईच कॉल कॉस्ट ऑलमोस्ट $6,000 to $8,000 टू न्यूयॉर्क पुलिस एंड यू हैव टू पे दिस मनी। नाउ सिमिलरली maybe you don't value the kind of a pain or trauma you are causing to your family and society, but if you don't get responsible then directly or indirectly उसकी प्राइस आप अपनी फ्रीडम लूज करके पे कर रहे हो। Why we are here? Because we could not value our freedom। आप लोग यहाँ पे क्यों हो? क्योंकि आप अपनी फ्रीडम को वैल्यू नहीं कर पाए और इसलिए आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ा। नाउ मुझे नहीं पता कि पॉसिबल है या नहीं है, आपकी चॉइस है।
बट मेरा धंधा आप लोगों के पीने से चलता है, छोड़ने से नहीं। बट मेरी खुशी या मेरी हैप्पीनेस आप लोगों के छोड़ने से आती है। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गिव मी हैप्पीनेस और मनी। डेफिनेटली यू कैन कीप ट्राइंग, and I know so many of them who keep trying and keep coming back, and you can also see few of them here. You decide whether you want to give more money to me or more happiness to me. Is it clear? Yes, sir. Now देखो बहुत ही क्लियर है बॉस। क्लियरली ये किताब रखी है, जो मैं चाहता हूँ आप लोग 2-3 बार शुरू के 3-4 पेज हैं वो पढ़ो। क्लियर कट बीमारी है, ब्रेन हमारा डैमेज हो गया है। हम लोगों को सेंसिटिविटी थी नशे से या हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, ये मुझे नहीं पता, बट आज की तारीख में डैमेज्ड है। और क्या चीज़ डैमेज हुई है? लॉजिकल थिंकिंग। आज की तारीख में आप कुत्ते बिल्ली क्यों नहीं हो? वाई यू आर ए मैन, वाई यू आर ए ह्यूमन बीइंग, वाई यू आर नॉट ए एनिमल? द ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव ए पावर टू इवेल्युएट और थिंक। क्या फ़र्क है कि हमारे को सोचने समझने की और एनालिसिस की कुछ एक्स्ट्रा पावर है एज कंपेयर टू कुत्ते बिल्ली से। आप लोग ये बात समझ रहे हो? और ये अगर पावर इम्पॉर्टेंट है तो नशा आपको कुत्ता बिल्ली बना दे रहा है। यू आर बिकमिंग लाइक एन एनिमल बिकॉज this is where the substance causes maximum damage. These are the 3 areas of brain which get damaged. One is the prefrontal cortex और site of logical thinking, and इसका रिकवर होना आपकी नॉर्मलसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर ये आपका ब्रेन का हिस्सा काम करना चालू नहीं किया तो आपको नशा करना है या नहीं करना है आप यही डिफाइन नहीं कर पाओगे। और अगर यही डिफाइन नहीं कर पाओगे, यही नहीं तय कर पाओगे, तो आप अपनी लाइफ को कैसे चलाओगे? सो लीड योर लाइफ नॉर्मली। यू हैव टू बी लॉजिकली वेरी राइट कि आप अगर नशा करोगे तो क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ये कैसे पता चलेगा? लॉजिकल थिंकिंग से। और लॉजिकल थिंकिंग कैसे काम करेगी? जब आपका ब्रेन क्लीन रहेगा, आपके ब्रेन को सोचने समझने की क्षमता अच्छे से वापस आएगी। नाउ तो दूसरा इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है प्लेजर पाथवे। हमारी जो प्लेजर पाथवे, खुशी की क्षमता, वो नशे ने जैक लगा दी है। क्योंकि हमें शायद इतने ज़्यादा डोपामीन की आदत पड़ गई है कि हमें नॉर्मल खुशी तो सुहाती ही नहीं है। जैसे एक जने को 5 सब्जी एक बार में मील में खाने की आदत पड़ गई है, तो उसे अगर एक मिलेगी तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएगा? या किसी को एक एसी की लगातार आदत पड़ गई है, कैन ही लिव विदाउट एसी? Now, this is what makes all the difference. आपकी logical thinking and pleasure pathway are the important area which is affected in your brain.
Now the third important pathway is the stress pathway. कोई भी परेशानी हो, हमारे लिए easiest escape है नशा कर लेना. Definitely during the stress there are many opportunities you will end up consuming again unless until you learn the alternative way of dealing them. Now these are the three areas of the brain which are damaged and they require to be healed. And अगर आपने दोबारा से किया तो यही डैमेज दोबारा से हो जाते हैं. On an average healing में 3 months is the minimum time, but it takes up to 3 years. $90 days to 36 months तक का टाइम लगता है. और इसीलिए संजय दत्त जब रिकवर हुआ तो वो 18 महीने रिहैब के अंदर रहा था, तभी वो रिकवर हुआ, वरना वो रिकवर. तो आप में से कोई जना अगर 2-4 दिन का ये प्रोसेस सोच रहे हो तो वो आपकी चॉइस होने वाली है. बट अगर आप सही से हील होना चाहते हो, इट विल टेक 18 एटलीस्ट 90 डेज. ब्रेन को हील होने में कम से कम कितना दिन लगने वाला है? 90 डेज. क्योंकि हमारी लॉजिकल थिंकिंग डज नॉट वर्क बिफोर दैट. रीसेटिंग द लॉजिकल थिंकिंग टेक एट लीस्ट 90 डेज. तो आपके लिए ब्रेन का हील होना और लॉजिकली सोचने समझने की क्षमता पैदा करना ज़रूरी है. बिकॉज इन दिस हॉस्टाइल वर्ल्ड, क्या है ये दुनिया? हॉस्टाइल है, खराब, डरावनी है, ख़तरनाक है. कोई आपको रोज़ पेटल पे वॉक नहीं करना सीखना है. आपको वॉक ऑन द हॉस्टाइल वर्ल्ड, जहाँ पे हर जना आपकी परेशानी को बढ़ाने वाला है. तो उसको डील करते हुए अपनी डिजीज़ को हैंडल करना मीन्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एंड देन ओनली you will be able to lead your life normally.